हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता। वेलकम टू निकिता बायोवर्ल्ड। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने कंप्लीट की थी एक प्रोसेस, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके लिए कौन कौन से एजेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ये सारी जो चीजें हैं हमने प्रीवियस वीडियो तक कंप्लीट कर ली है। अब जो नेक्स्ट बारी आती है, जब हमने पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक भेज दिया है, तो आगे उन पॉलन ग्रेन्स का क्या होगा। स्टिग्मा उन पॉलन ग्रेन्स का क्या करेगी, यही जो सारे सिक्वेंशियल इवेंट्स होते हैं, इनको हम पढ़ते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में। तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होता क्या है, बेसिकली पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में होने वाली एक केमिकल सिग्नलिंग हो सकती है। इसके बाद पॉलिनेशन के बाद की प्रोसेस होती है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो चलो उसको समझते हैं। जैसे ये था हमारा पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, जो हमारा परागकण था कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था। अब जो पोलन ग्रेन से मैंने आपसे कहा था मिलियंस में इनका नंबर होता है, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स बनते हैं। जब पॉलिनेशन हुआ, अगर मान लो हवा से पॉलिनेशन हुआ है, विंड से के थ्रू पॉलिनेशन हुआ है, तो एक जगह से पोलन ग्रेन उड़ करके स्टिग्मा तक पहुंचे, एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचे। अब जरूरी तो नहीं है कि जितने पोलन ग्रेन्स हमने भेजे हैं एंथर से, जितने रिलीज हुए हैं, सारे के सारे पोलन ग्रेन विंड से होते हुए स्टिग्मा तक ही पहुंचे। अब स्टिग्मा तक पहुंच भी गए तो सही स्टिग्मा तक पहुंचे हो, ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर हमको वही चीज देखनी है कि जो पोलन ग्रेन्स हमने भेजे हैं, क्या वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा सही स्टिग्मा तक पहुंचे हैं। सही स्टिग्मा तक पहुंचे होंगे तो वो रिसीव हो जाएंगे, अगर रॉन्ग स्टिग्मा तक पहुंचे तो वो रिसीव नहीं होते हैं, वो पोलन ग्रेन किसी काम के फिर नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ये पोलन ग्रेन है, उड़ करके मान लो विंड के थ्रू कहाँ पहुंचे, हमारी स्टिग्मा तक पहुंचे। ये हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है हमारे प्लांट का, उसके स्टिग्मा तक बहुत सारे पोलन ग्रेन्स आते हैं। मिलियंस में जो पोलन ग्रेन रिलीज किए गए थे एंथर से, वो विंड से होते हुए, वाटर से होते हुए, किसी इंसेक्ट के थ्रू स्टिग्मा तक पहुंचे। यहाँ तक आने के बाद में अब यहाँ पर स्टार्ट होती है केमिकल सिग्नलिंग। यानी कि अगर जो पोलन ग्रेन आया है वो पोलन ग्रेन उसी स्पीशी का होगा, यानी सेम स्पीशी का होगा, उसी फ्लावर के काम का होगा, तो ही उस पोलन ग्रेन को यहाँ पर रिसीव किया जाता है, तभी उसको कंपैटिबल माना जाता है। अदरवाइज उस पोलन ग्रेन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। स्टिग्मा के पास में ये कैपेबिलिटी होती है, उसके पास ये पावर होता है कि वो कौन से पोलन ग्रेन को रिसीव करना चाहती है। वो दो कंडीशन में पोलन ग्रेन को रिजेक्ट कर सकती है। दो कंडीशन कौन सी, एक तो ये कंडीशन है कि जो पोलन ग्रेन आया है वो सेम ही प्लांट का हो या फिर सेम फ्लावर का हो। जैसे ऑटोगेमी को प्रिवेंट करने के लिए, ऑटोगेमी को प्रिवेंट करने के लिए अगर सेम फ्लावर से ही पोलन ग्रेन आ गया है, तो स्टिग्मा उसको रिसीव नहीं करती, उसको कंपैटिबल नहीं मानती है, क्योंकि वो ये चाहती है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो। क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो क्या होगा, वेरिएशंस आएंगे, ये चीज हमने देखी है। तो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए स्टिग्मा क्या करती है, सेम फ्लावर से आए हुए जो पोलन ग्रेन से उनको रिजेक्ट कर देती है, उनको कंपेटिबल नहीं मानती। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि किसी अदर स्पीशी का पोलन ग्रेन आ गया हो। भाई हम वेरिएशन चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि दूसरे फ्लावर से पोलन ग्रेन आ जाए, दूसरे प्लांट से पोलन ग्रेन आ जाए, बट दूसरी स्पीशी का पोलन ग्रेन थोड़ी ना एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दूसरी स्पीशी का जब पोलन ग्रेन आ जाता है, अदर स्पीशी का पोलन ग्रेन आ जाता है, तो उस कंडीशन में भी स्टिग्मा उसको कंपैटिबल नहीं मानती है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये दो कंडीशन होती है जो देखना होता है स्टिग्मा को। स्टिग्मा इन दोनों कंडीशन को आइडेंटिफाई करती है, इसमें से जो पोलन ग्रेन उसके काम का होता है उसको वो रिसीव करती है, बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब जब पोलन ग्रेन को रिसीव कर लिया जाता है, सिलेक्ट कर लिया कि हाँ ये पोलन ग्रेन काम का, इससे वेरिएशन आएंगे, सेल्फ पोलिनेशन प्रिवेंट होगा, ऑटोगेमी प्रिवेंट हो जाएगी, क्रॉस पोलिनेशन होगा। तो ऐसे पोलन ग्रेन को जब सिलेक्ट कर लिया, मान लो इस पोलन ग्रेन को सिलेक्ट कर लिया गया है, तो पोलन ग्रेन के अंदर क्या है, मेल गैमेट। उन मेल गैमेट को आगे कहाँ तक भेजना है, फीमेल गैमेट तक भेजना है, तो आगे यही प्रोसेस होती है। तो इस प्रोसेस को अब हम आगे देखते हैं। पहले यहाँ रीड कर लेते हैं। कंपैटिबल पोलन्स आर आइडेंटिफाइड बाय स्टिग्मा थ्रू अ प्रोसेस नॉन एज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन आप किसको कहोगे, जो सिक्वेंशियल इवेंट्स होते हैं। पोलन ग्रेन जब स्टिग्मा तक पहुंच जाए, फिर स्टिग्मा से उसको आइडेंटिफाई करना, मतलब स्टिग्मा के थ्रू पोलन ग्रेन का आइडेंटिफाई होना, आइडेंटिफाई होने के बाद में पोलन ट्यूब का बनना, पोलन ट्यूब का ओव्यूल के अंदर एंटर करना। यहाँ तक के जो इतने इवेंट्स हो रहे हैं, इन्हीं को हम किसके नाम से जानते हैं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के नाम से जानते हैं। अब रॉन्ग टाइप ऑफ पोलन आप किसको कहोगे, जो मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, पोलन फ्रॉम सेम प्लांट। अगर सेम प्लांट से आ जाए, सेम फ्लावर से आ जाए, तो यहाँ पर पोलन ग्रेन को कंपैटिबल नहीं माना जाता, स्टिग्मा उसको रिजेक्ट कर देती है। पोलन फ्रॉम अदर स्पीशी, जब दूसरी स्पीशी का पोलन आ जाए तो वो भी फिर कंपेटिबल नहीं माना जाता, उसको रिजेक्ट करना होता है।
तो यहाँ पर हमने ये देखा कि मान लो यहीं से पोलन ग्रेन निकल करके अगर यहाँ आया तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। अगर किसी अदर स्पीशी का पोलन ग्रेन यहाँ पर आ गया है तब भी वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सिलेक्ट वही होगा जिससे ज्यादा प्रॉफिट हो, प्लांट को, वेजिटेशन को वेरिएशंस मिले, ऐसे पोलन ग्रेन को सिलेक्ट कर लेते हैं। द एबिलिटी ऑफ पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पोलन फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, मतलब पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करने की, रिजेक्ट करने की ये कैपेबिलिटी या फिर ये जो फीचर बोल सकते हैं, ये किसके पास होता है? स्टिग्मा के पास में होता है। स्टिग्मा किसका पार्ट होता है? पिस्टिल का पार्ट होता है। is the result of a continuous chemical dialogue between pollen grain and the pistil। pistil और pollen grain के बीच में continuously chemical signaling होती है। कुछ signal chemical कुछ जो signals होते हैं वो स्टिग्मा से भेजे जाते हैं, तब जाकर के pollen grain उनको रिसीव करेगा। अगर वो सेम स्पीशी का होगा तो वहां से वापस उसके रिस्पॉन्स में कुछ केमिकल सिक्रीट किए जाते हैं। अगर ये दोनों केमिकल की सिग्नलिंग सही तरीके से चलती है तभी उसको रिसीव किया जाता है, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। अगर पोलन ग्रेन रिसीव हो जाता है, एक्सेप्ट हो जाता है, एक्सेप्ट होने के बाद में फिर क्या होगा? आगे पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। अब इवेंट्स क्या होते हैं? जब मान लो कि कंपैटिबल पोलन को सिलेक्ट कर लिया गया है, जिस पोलन ग्रेन को स्टिग्मा रिसीव करना चाहती है उसको सिलेक्ट कर लिया है, तो उसके बाद क्या होगा? कंपैटिबल जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो एब्जॉर्ब करते हैं वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम द स्टिग्मास एक्सुडेट। ये क्या होता है? जो हमने स्टिग्मा देखा यहाँ पर, ये स्टिग्मा, स्टिग्मा के अंदर क्या होता है? कुछ ऐसा मटेरियल होता है, एक जूसी मटेरियल होता है जहां से एब्जॉर्ब करता है पोलन ग्रेन इस जूसी मटेरियल को। उस जूसी मटेरियल या उस जूस के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है? उसके अंदर शुगर होती है, फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। ये सारे एक तरीके की मान सकते हो फ्रूटी होता है, जूस होता है, जिसको ये पोलन ग्रेन क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? इस स्टिग्मा से एब्जॉर्ब करता है। जो पोलन ग्रेन यहाँ आकर लैंड हुआ है, पोलन ग्रेन एब्जॉर्ब कर लेता है स्टिग्मा से सारी इन चीजों को, शुगर को, प्रोटीन्स को, अमीनो एसिड्स को। क्यों कर रहा है? क्योंकि आगे इसको पोलन ट्यूब बनाना है, जो मेल गैमेट है उनको आगे ट्रांसफर करना है, इसीलिए यहाँ से ये सारा एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है। पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस अ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब बनाने के लिए, पराग नलिका बनाने के लिए इन सबको एब्जॉर्ब किया गया था पोलन ग्रेन के थ्रू। अब जो हमने पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखा था, वहां क्या देखा था? एक्साइन होती है, इंटाइन होती है, बीच में दो सेल्स होती है, वेजिटेटिव सेल होती है, जनरेटिव सेल होती है। सारा काम इन्हीं का होना है। तो जो इंटाइन होती है, इंटाइन ऑफ पोलन ग्रेन बल्ज्ड आउट। बल्ज्ड यानी कि स्वेलअप हो जाती है, फूल जाती है। क्यों फूल जाती है? क्योंकि सारे वाटर को, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लिया है। और जब बल्ज्ड आउट हो जाती है तो जो जर्म पोर हमने बनाया था, जब हमने इंटाइन बनाया था और बाहर एक्साइन बनाया था, तो एक्साइन हमने डिसकंटिन्यूअस बनाया था। यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको हम क्या कहते हैं? जर्म पोर कहते हैं। इसी जर्म पोर से निकलती है क्या? पोलन ट्यूब। और पोलन ट्यूब बनाने का काम कौन करती है? जो हमारी वेजिटेटिव सेल होती है, जो हमारी जनरेटिव सेल होती है, उसका काम तो होता है जनरेट करने का। क्या जनरेट करने का? मेल गैमेट बनाने का। जो उसका एक न्यूक्लियस होता है उसको डिवाइड करके दो न्यूक्लियस बना लेती है, यानी कि दो मेल गैमेट बना लेते हैं। तो जनरेटिव सेल का काम तो होता है जनरेट करना। किसको जनरेट करना? मेल गैमेट्स को। वेजिटेटिव सेल का क्या काम होता है? यहाँ से पोलन ट्यूब बनाना। जो जर्म पोर होता है वहीं से पोलन ट्यूब बाहर आती है। द ट्यूब सेल, वेजिटेटिव सेल को ही क्या कहा जाता है? ट्यूब सेल कहा जाता है। द ट्यूब सेल और द वेजिटेटिव सेल फॉर्म्स द पोलन ट्यूब। यहाँ पर इस डायग्राम में आप देखो, ये हमारा एक पोलन ग्रेन है। इस पोलन ग्रेन को जब आपने देखा यहाँ पर बर्स्ट आउट हुई है, ये जो इंटाइन आपको दिखाई दे रही है ये बर्स्ट आउट हुई। यहाँ पर जर्म पोर, यानी ये रही एक्साइन, ये भी है एक्साइन, ये रही पूरी एक्साइन, लेकिन यहाँ बीच में पोर प्रेजेंट था, एक खाली स्पेस जिसको हम जर्म पोर कह रहे हैं। यहीं से हमारी जो इंटाइन है वो बाहर आई, और ये जो ट्यूब आपको दिखाई दे रही है यही क्या कहलाती है? हमारी पोलन ट्यूब कहलाती है। पोलन ट्यूब, पराग नलिका। इस पराग नलिका के अंदर ही यहाँ पर हमारी जो जनरेटिव सेल होती है उसका न्यूक्लियस आएगा। हमारी जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस, जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस आपको यहाँ पे सीक्वेंस थोड़ा सा याद रखना है। जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस पीछे रहता है, आगे आगे कौन चल रही होती है? वेजिटेटिव सेल। और वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस जो आगे चल करके खत्म हो जाता है, उसका कोई काम नहीं रहता है। लेकिन पीछे पीछे क्या चल रहा होता है? जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस चल रहा होता है, जो आगे डिवाइड होगा। जब पोलन ट्यूब बन जाएगी तो आगे ये डिवाइड होगा, न्यूट्रिशन इसको मिलेगा, ये डिवाइड करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दो मेल गैमेट में। अगर कंफ्यूजन हुआ तो मैं फिर से क्लियर कर दूं। जनरेटिव सेल का काम होता है जनरेट करना। क्या जनरेट करना? दो मेल गैमेट जनरेट करना। वेजिटेटिव सेल का क्या काम होता है? वेजिटेटिव सेल बनाती है पोलन ट्यूब। ठीक है। और जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस होता है वो आगे आगे चलता है, और जो उसके पीछे पीछे चलता है वो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस चलता है। अब आप इस डायग्राम में पोलन पिस्टल इंटरेक्शन को क्लियरली देख पाओगे।
देखो ये रहे पोलन ग्रेन, बहुत सारे पोलन ग्रेन यहाँ करके लैंड किए, लेकिन सारे काम के नहीं होते। ये हमारी स्टिग्मा, स्टिग्मा के पास कैपेबिलिटी होती है सिलेक्ट करने की कि वो कौन से पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करना चाहती है। मान लो ये पोलन ग्रेन एक्सेप्ट हो गया। अब इसके एक्सेप्टेंस के बाद में क्या होगा, ये सारा यहाँ से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा। न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने के बाद में किसका फॉर्मेशन करेगा, पोलन ट्यूब का। पोलन ट्यूब किसने बनाई, हमारी वेजिटेटिव सेल ने बनाई। उसके अंदर क्या रखा हुआ है, जनरेटिव सेल रखी हुई है। जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस रखा हुआ है जो आगे चल करके डिवाइड करेगा और क्या बनाएगा, दो मेल गैमेट बनाएगा। यहीं पर इसी के अंदर दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। अभी आपको इस डायग्राम में आगे नहीं देखना है, बस यहाँ पर लेबल किया हुआ है, ठीक है। अभी हमने इस डायग्राम को ज्यादा नहीं देखना है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, द जनरेटिव सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू मेल गैमेट। ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। द ट्यूब ग्रोज बाय टिप ग्रोथ। देखो ये जो पोलन ट्यूब चली आ रही है ना, ये जो पोलन ट्यूब चली आ रही है, ये पोलन ट्यूब यहाँ से टिप से ज्यादा ग्रो करते जाती है, आगे बढ़ते जाएगी और यहाँ पर आपको साइटोप्लाज्मा मिलेगा। सेल है इसके अंदर, जो हमने वेजिटेटिव सेल की बात की है, वेजिटेटिव सेल के एक्सटेंशन से ही बनी है। तो जो वेजिटेटिव सेल होती है उसके अंदर साइटोप्लाज्मा तो होगा, तो यहाँ पर बहुत सारा साइटोप्लाज्मा होता है। और साइटोप्लाज्मा से क्या मिल रहा होता है, न्यूट्रिशन कॉन्टिन्यूअसली इन मेल गैमेट को बनाने के लिए मिल रहा होता है। तो कॉन्टिन्यूअसली इस डेंस साइटोप्लाज्मा से क्या मिल रहा होता है, न्यूट्रिशन मिल रहा होता है। इस साइटोप्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीजें होती है, कैल्शियम होता है, बोरोन होता है, शुगर के कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये सारा न्यूट्रिएंट ही है, किसके लिए, क्योंकि आगे पोलन ट्यूब बननी है। पोलन ट्यूब को बनाने के लिए भी न्यूट्रिशन चाहिए, मेल गैमेट आगे बनेंगे उसके लिए भी न्यूट्रिशन चाहिए। ये जो मेल गैमेट है ये कब बन जाते हैं, जब ये पोलन ट्यूब बन जाती है। पोलन ट्यूब जब स्टाइल के अंदर चली जाती है तो यहाँ पर ये जो हमारी वेजिटेटिव सेल है, उसने पोलन ट्यूब बनाई। ये जो हमारा जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल यहाँ आया न्यूक्लियस और दो मेल गैमेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे कि जनरेटिव सेल कब जनरेट करी है, 40% ऑफ द एंजियोस्पर्म्स और 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म का क्या सिनेरियो था, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। अब जो पोलन ट्यूब है उसके लिए आप एक टर्म याद रखोगे, ये कीमोट्रॉपिकली ग्रो करती है। कीमोट्रॉपिकली का मतलब होता है जिस साइड से केमिकल सिग्नल्स मिल रहे होते हैं, जिस साइड से केमिकल्स मिल रहे होते हैं, ये उस साइड ग्रो करती है। जब 10th क्लास में आप चैप्टर पढ़ते हो लाइफ प्रोसेस, वहां पर भी आपने इसके बारे में देखा था। जो न्यूट्रिशन होता है उसकी साइड में अगर कोई ऑर्गेनिज्म या कोई प्लांट ग्रो कर रहा हो, या फिर वाटर की तरफ ग्रो कर रहा हो, या सनलाइट की तरफ ग्रो कर रहा हो, तो उसी के बेसिस पे उसके नाम रखे जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा, अगर सनलाइट की तरफ कोई ग्रो कर रहा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, फोटोट्रॉफिक। फोटोट्रॉपिक यानी कि वो ट्रॉपिक मूवमेंट कर रहा है, किस साइड कर रहा है, जहां से सनलाइट मिल रहा है। अगर कोई केमिकल की तरफ मूवमेंट कर रहा है तो उसे कीमोट्रॉपिक मूवमेंट कहा जाता है। अगर कोई ग्रेविटी की तरफ कर रहा हो तो उसे जियोट्रॉपिक कहा जाता है। तो यहाँ पर जो हमारी पोलन ट्यूब है वो कहाँ ग्रो कर रही है, जिस साइड से केमिकल मिल रहा है। तो इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। यानी कि हमारा जो पोलन ट्यूब है वो कीमोट्रॉपिकली ग्रो कर रहा है, रसायन अनुवर्तनिक रूप से ग्रो कर रहा है। आई होप आप इस बात को समझ पाए हो। अब जो पोलन ट्यूब है वो बन गई। ये जो पोलन ट्यूब है, ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया, स्टाइल के अंदर आ गई, मतलब स्टिग्मा। स्टिग्मा के बाद स्टाइल में एंटर कर गए। अब स्टाइल के बाद में क्या चीज दिखाई दे रही है आपको, ये ओव्यूल है, ये भी जांड है, इसके अंदर पोलन ट्यूब एंटर करेगी। और ओव्यूल के अंदर भी यहाँ पे क्या रखा हुआ है, ये एम्ब्रियो सैक रखा हुआ है। तो अब हमें ये चीज देखनी है कि हमारे ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब कैसे एंटर करेगी, फिर उसके बाद एम्ब्रियो सैक के अंदर पोलन ट्यूब कैसे एंटर करती है, इस बात को यहाँ समझते हैं। एंट्री इनटू द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर यानी कि बीजांड के अंदर जो हमारा पोलन ट्यूब है वो कैसे एंटर करता है। अगर वो कर रहा हो चलाजल एंड से, चलाजल एंड, माइक्रोपाइल एंड, ये चीज हमने पहले समझी थी। अगर चलाजल एंड के थ्रू एंटर कर रहा हो, यहाँ डायग्राम में आप देखेंगे, ये रही पोलन ट्यूब। और पोलन ट्यूब कहाँ से एंटर कर, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, माइक्रोपाइल एंड। और ये वाला पोर्शन क्या कहला रहा है, चलाजल एंड। तो ये देखो पोलन ट्यूब कहाँ से एंटर कर रही है, चलाजल एंड से, ओव्यूल के अंदर। इस ओव्यूल के अंदर कहाँ से पोलन ट्यूब एंटर कर रही है, चलाजल एंड से एंटर कर रही है। तो इसको हम कहते हैं चलाजोगैमी। इसको क्या कहा जाता है, चलाजोगैमी कहा जाता है, या फिर निभाग प्रवेश कहते हैं। अगर इंटेग्यूमेंट से एंटर करे, इंटेग्यूमेंट क्या है, ओव्यूल के ये जो कवरिंग्स आपको दिखाई दे रही है, ये ओव्यूल का पार्ट, इसको हम इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट। तो देखो पोलन ट्यूब इधर वाले इंटेग्यूमेंट से भी एंटर कर सकती है, या फिर इस साइड वाले इंटेग्यूमेंट से भी एंटर कर सकती है। तो जब इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू हमारी पोलन ट्यूब एंटर करती है ओव्यूल में, तो उसे हम कहते हैं मेसोगेमी, मध्य प्रवेश। तीसरे टाइप का होता है जब कहाँ से एंटर करे, माइक्रोपाइल से एंटर करे पोलन ट्यूब। देखो ये पोलन ट्यूब, ये रहा हमारा ओव्यूल, लेकिन घूम के आ रही है माइक्रोपाइल की तरफ, यहाँ से एंटर कर रही है। जब पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर करे तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, पोरोगेमी कहते हैं।
ऐसी एंट्रेंस को क्या कहते हैं, पोरोगेमी कहते हैं, और ये मोस्ट कॉमन होता है। यहीं से हमारा जो पोलन ट्यूब होता है जनरली एंटर करता है ओव्यूल के अंदर। अब जब ओव्यूल के अंदर एंटर कर गया तो अब नेक्स्ट बारी आती है एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर करने की। तो एम्ब्रियो सेक के अंदर कैसे एंट्री करेगी पोलन ट्यूब, देखो ये हमारा पोलन ग्रेन, ये उसकी पोलन ट्यूब, ये आगे वेजिटेटिव सेल, यहाँ पर ये जनरेटिव सेल के दो मेल गैमिट, ये है दो मेल गैमिट नर युग्मक, और ये रही हमारी पोलन ट्यूब। जब पोलन ट्यूब, मैंने आपसे बोला कि ओव्यूल के अंदर तो एंटर कर चुकी है, तो ओव्यूल के अंदर मान लो हमने कहाँ से एंटर कर दी, माइक्रोपाइल एंड से, ये रहा माइक्रोपाइल। लेकिन अब इस एम्ब्रियो सेक के अंदर कहाँ से एंटर करेगी, तो एम्ब्रियो सेक के अंदर हमेशा कहाँ से एंटर करती है, जो पोलन ट्यूब है वो माइक्रोपाइल एंड से ही करती है। ये रहा माइक्रोपाइल एंड। माइक्रोपाइल एंड की तरफ क्या मिलेगी, हमें एग सेल मिलेगी। तो ये कहाँ एंटर करता है, एग सेल की तरफ। अब यहाँ पर स्ट्रेंज बात आपको ये लगनी चाहिए कि क्यों पोलन ट्यूब इतना घूम फिर के माइक्रोपाइल की तरफ ही आ रही है। सारा खेल है यहाँ पर बच्चों केमिकल्स का। हमने क्या बात की थी, केमिकल सिग्नलिंग इनके बीच कॉन्टिन्यूअस चल रही है। तो केमिकल जिस साइड से अट्रैक्ट कर रहा है, जिस साइड बुला रहा है केमिकल, ये पोलन ट्यूब उधर उधर चली जा रही है। अब ये केमिकल कहाँ से सिक्रीट होते हैं, जो हमारी एग सेल है, एग सेल की दो सहायक कोशिकाएं होती है, जिनको हमने क्या नाम दिया था, सिनर्जिड्स कहा था, सहायक कोशिकाएं। इनके अंदर होता है फिलीफॉर्म एपेरेटस, जिसकी हमने बात की थी। तो फिलीफॉर्म एपेरेटस से कॉन्टिन्यूअसली सिग्नल्स जा रहे होते हैं पोलन ट्यूब की तरफ, और ये सिनर्जिड के अंदर जो फिलीफॉर्म एपेरेटस है ये कॉन्टिन्यूअसली बुला रहे होते हैं पोलन ट्यूब को। इसीलिए पोलन ट्यूब घूम फिर के एंटर कहाँ से होती है, माइक्रोपाइल एंड से ही होती है। इसका मतलब ओव्यूल के अंदर भी माइक्रोपाइल एंड से ही कॉमनली होता है एंटर करना। पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर भी माइक्रोपाइल से ही एंटर करती है, और अगर और कहीं से भी एंटर करे तो एम्ब्रियो सेक के अंदर तो 100% है कि एम्ब्रियो सेक के अंदर तो माइक्रोपाइल एंड से ही एंटर करती है पोलन ट्यूब। और उसका रीजन क्या है, फिलीफॉर्म एपेरेटस, केमिकल सिग्नलिंग, सिनर्जिड सेल्स। आप ये सारे रीजन बता सकते हो। अब देखो ये था हमारा एम्ब्रियो सेक, ये हमारा एम्ब्रियो सेक कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था। अब इस एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर आप पहले पढ़ चुके हो, ये रही हमारी एग सेल, और साथ में उसकी ये सहायक कोशिकाएं हमें दिखाई दे रही है, जिनको हम क्या कहते हैं, सिनर्जिड्स। वैसे क्या होता है, जैसे ही पहले पोलन ट्यूब बनती है, मतलब जैसे ही पोलन ट्यूब बनती है ना, एक सिनर्जिड तो डिस्ट्रॉय हो जाती है उसी टाइम पर। जब पोलन ट्यूब बनती है उसी टाइम पर एक सहायक कोशिका, एक सिनर्जिड तो डिस्ट्रॉय हो जाती है। दूसरी वाली सिनर्जिड कब डिस्ट्रॉय होती है, जब पोलन ट्यूब आकर के यहाँ पर एंटर करती है। तो जब पोलन ट्यूब आती है तो जो उसको बुला रही है ना, पहले उसी को डिस्ट्रॉय करती है, जो पोलन ट्यूब है। तो पोलन ट्यूब यहाँ आई और इस कहाँ घुस जाती है, इस सिनर्जिड सेल के अंदर, इस सहायक कोशिका के अंदर। और ये जो सहायक कोशिका है इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ये डिजनरेट हो जाती है। इसके अंदर क्या कंटेंट है, दो मेल गैमेट कंटेंट है। मेल गैमेट कैसे फ्यूज करेगा वो हम फर्टिलाइजेशन में पढ़ते हैं, हम अभी ये नहीं देख रहे, हम क्या देख रहे हैं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो पोलन ग्रेन का पिस्टल के साथ इंटरेक्शन कैसे होता है, हम ये चीज देख रहे हैं। यहाँ पर मेल गैमेट कैसे रिलीज हुआ, किसका किसके साथ फ्यूजन हुआ, ये हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये जो हमारा एम्ब्रियो सेक था, इस एम्ब्रियो सेक के अंदर पोलन ट्यूब एंटर कहाँ से होती है, माइक्रोपाइल एंड से होती है। यहाँ तक का हमें बस इतना याद रखना है। जैसे ही पोलन ट्यूब यहाँ जाएगी, ये सिनर्जिड्स को क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय। एक तो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, दूसरी को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं जब पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सेक में एंटर करती है। तो ये सारा जो सीक्वेंस हमने पढ़ा बेटा, यही कहलाता है पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ये एक कोशिका, ये हमारे ध्रुवीय केंद्रक, और ये जो सारी हमें दिखाई दे रही है प्रतिव्यासांतर कोशिकाएं, जिनको हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। इसका स्ट्रक्चर हम प्रीवियस वीडियो में जान चुके हैं, और जब हम फर्टिलाइजेशन आगे समझेंगे तब यहाँ पर इसको फिर से देखेंगे। तो ये जो आगे लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं। परागनलिका का जो अग्रभाग या सिरा होता है सहायक कोशिका में जाकर फट जाता है, ये चीज मैंने आपको बोली। और जो मेल गैमेट्स होते हैं वो रिलीज कर दिए जाते हैं, लेकिन मेल गैमेट कैसे रिलीज हुए और कैसे फ्यूजन हुआ हम फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे। द टिप ऑफ द पोलन ट्यूब बर्स्ट इनसाइड द सिनर्जिड, सिनर्जिड में जाकर के ये बर्स्ट हो जाता है। टू मेल गैमेट आर रिलीज्ड, मेल गैमेट रिलीज कर दिए जाएंगे, आगे फिर फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। ऑल दिस इवेंट्स फ्रॉम पोलन डिपोजिशन, पोलन ग्रेन का डिपॉजिट होना स्टिग्मा के ऊपर, on the stigma until pollen tube enters the ovule, ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब के एंटर होने तक की जो प्रोसेस होती है, इनको हम एक साथ क्या कह देते हैं, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। पोलन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर लैंड होना, पोलन ट्यूब का बनना, पोलन ट्यूब का ओव्यूल में एंटर करना, यहाँ तक के जो सारे इवेंट्स होते हैं इनको हम कहते हैं बेटा पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। हिंदी में डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसको एक बार फिर से रीड कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं एक बार फिर से ऊपर। कुछ अगर आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, उसको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी मैं, और ऐसी उम्मीद तो कर रही हूँ कि यहाँ तक आपको सारा समझ में आ गया होगा। पोलन ट्यूब बनी है,
यानी कि पोलन ग्रेन जो जर्मिनेट हुआ है, पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन हम आर्टिफिशियली लैब में भी करवा सकते हैं। यानी कि आपकी क्लासेस में ये एक्सपेरिमेंट भी करवाए जाते हैं स्कूल लेवल पे। क्या होता है, जैसे आपको अगर क्या करवाना हो, पोलन ग्रेन को जर्मिनेट करवाना हो, यानी कि उसको अंकुरित करवाना हो, तो आप इन विट्रो भी ये प्रोसेस कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? हमको क्या चाहिए, उसके लिए रिक्वायर्ड मटेरियल क्या है? पोलन ग्रेन चाहिए। जिसका भी पोलन ग्रेन आप जर्मिनेट करवाना चाहते हो, जनरली हमें हिबिस्कस का पोलन ग्रेन देकर के एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है, हिबिस्कस जिसको हम चाइना रोज भी कहते हैं। इसके अलावा विनका रोजिया भी ले सकते हो, जो सदाबहार फूल होता है, पिंक कलर का होता है, उसके भी पोलन ग्रेन आप इजीली ले सकते हो। इसके अलावा ऑर्किड के भी ले सकते हो। तो जो पोलन ग्रेन मान लो आपने लिए, पोलन ग्रेन आपको रिक्वायर्ड रहेंगे। इसके अलावा आपको 10% शुगर सॉल्यूशन चाहिए होता है, ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। और इसके अलावा हमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम सॉल्ट्स चाहिए होते हैं, जो कि लेबोरेटरी में इजीली अवेलेबल होते हैं। आपने क्या किया, पोलन ग्रेन को लिया, एक हमारी जो स्लाइड होती है, स्लाइड के ऊपर पोलन ग्रेन को डस्ट किया, जो हमारा 10% शुगर सॉल्यूशन होता है उसको इसके ऊपर डाल दिया, पोलन ग्रेन्स के ऊपर। पोलन ग्रेन्स के ऊपर डालने के बाद में कवर स्लिप होता है, उससे हम इसको कवर करते हैं। थोड़े टाइम के लिए इसको रख देते हैं, और जब माइक्रोस्कोप में हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर हमें इसमें पोलन ट्यूब फॉर्म होती हुई दिखाई देती है। लगभग ये 15 टू 30 मिनट्स का टाइम लेती है। धीरे धीरे ये पोलन ट्यूब हमें बड़ी होती हुई दिखाई देती है। तो इसको हम आर्टिफिशियली भी, मतलब लैब में भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। यहाँ पर इन सॉल्ट्स के अलावा बोरिक एसिड भी चाहिए होता है। तो जो हमने स्टिग्मा देखा था, स्टिग्मा एक्सुडेट की जो हमने बात की थी, तो यहाँ पर ये सारी चीजें नेचुरली अवेलेबल होती है। जितने भी हम सॉल्ट्स की बात कर रहे हैं, ये स्टिग्मा के यहाँ पर नेचुरली अवेलेबल होती है। लेकिन इसी को जब आप लैब में परफॉर्म करवाना चाहते हो, तो आर्टिफिशियली आपको ये सारी चीजें देनी पड़ेगी पोलन ग्रेन को। तब कहीं जाकर के हमारा हमारा पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेगा, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट चीज है हमारे पास आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन यानी कि कृत्रिम संकरीकरण क्या होता है? जैसे कि मान लो आप किसी एक पौधे के अंदर बहुत सारी अलग अलग टाइप की क्वालिटीज चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, उसी की स्पीशी के कोई ऐसे फ्लावर से या ऐसे प्लांट से पोलन ग्रेन को कलेक्ट कर सकते हो, जिसके अंदर आप जो क्वालिटी चाह रहे हो वो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप आर्टिफिशियली भी वहां से पोलन ग्रेन निकाल करके, यानी कि एक प्लांट से पोलन ग्रेन निकाल करके दूसरे प्लांट के स्टिग्मा के ऊपर डस्ट कर सकते हो। इसके लिए कुछ मेथड्स फॉलो करनी पड़ती है, तो उसी मेथड को हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। कैसे होती है ये मेथड, की स्टेप्स क्या होती है, इसको समझते हैं। ये एक बहुत मेजर अप्रोच है, ये बात तो आपको पहले से पता है कि ये बहुत मेजर अप्रोच है क्रॉप को इम्प्रूव करने के लिए। यानी कि आज के टाइम में जो क्रॉप्स हमें दिखाई दे रही है, उनको और ज्यादा क्वालिटी को इनहेंस करना चाहते हैं, क्वांटिटी इंक्रीज करना चाहते हैं अगर हम क्रॉप्स की, तो हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के साथ में जा सकते हैं। और ये हो भी रहा है, बहुत सारी क्रॉप को इम्प्रूव करने के लिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किया जा रहा है। ये किया कैसे जाता है? वैसे डिजायर्ड जो हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं, उनको हम यूज करते हैं पॉलिनेशन के लिए। वैसे पॉलिनेशन हमने क्या देखा था, नेचुरल पॉलिनेशन कैसे होता है, हवा के थ्रू हो सकता है, यानी कि एयर के थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू हो सकता है, इंसेक्ट्स के थ्रू हो सकता है। लेकिन अगर हम पॉलिनेशन करवाना चाहे तो हम क्या करेंगे, जो हमारे डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स होंगे उनको एक एंथर से पिक किया और दूसरे के स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर दिया। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप्स क्या फॉलो करनी पड़ेगी? सबसे पहले तो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा, हम जिस प्लांट को चाहते हैं कि इसकी क्वालिटीज हमें दूसरे वाले प्लांट में चाहिए, तो पहले तो हमें 2 प्लांट सिलेक्ट करने पड़ेंगे कि किस प्लांट की क्वालिटीज बेटर है और उसको हम किस प्लांट में इंसर्ट करना चाहते हैं। तो 2 पेरेंट प्लांट हमको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट प्लांट, हमने मात्र पौधे का चुनाव कर लिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस होती है इमैस्कुलेशन की। ये प्रोसेस के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, एंथर, उसको अगर हम कट करके रिमूव कर दें, मान लो जैसे हमारा ये एक प्लांट है, इसके ऊपर ये फ्लावर लगा हुआ है, यहीं पर इसका स्टिग्मा है और यहीं पर इसका एंथर है। अब अगर ऑटोगेमी यहाँ पर करवानी हो तो क्या होता है, यहीं से एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बने और इसके स्टिग्मा पर लैंड हो जाएंगे। लेकिन हम ये तो नहीं चाहते हैं कि इसी के पोलन ग्रेन इसी के ऊपर लैंड करे, तो इस चीज को प्रिवेंट करना पड़ेगा। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो हमारे फ्लावर का एंथर है, इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। अब जब एंथर ही हट गया तो पोलन ग्रेन बनेंगे नहीं, पोलन ग्रेन बनेंगे नहीं तो यहीं इसी के स्टिग्मा पर लैंड होंगे नहीं। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम किसी और जो भी रिक्वायर्ड हमारे पोलन ग्रेन से हम कहीं और से पिक करेंगे और यहाँ पर लैंड कर देंगे। तो जो सेकंड स्टेप होता है इमैस्कुलेशन, उसमें क्या किया जाता है, एंथर को रिमूव कर दिया जाता है। अगर तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मेल फीमेल दोनों एक में प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि एंथर को रिमूव कर देंगे। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इमैस्कुलेशन यानी कि विपुंसन जिसको कहा जाता है। अब इमैस्कुलेशन तो हमने कर दिया, यानी कि ऑटोगेमी को तो प्रिवेंट कर दिया। इसी फ्लावर से तो पोलन ग्रेन नहीं आएंगे, लेकिन इसी प्लांट के ऊपर दूसरा फ्लावर भी तो हो सकता है।
वहाँ के जो पोलन ग्रेन्स है वो भी तो इस प्लांट तक आ सकते हैं, इस फ्लावर तक आ सकते हैं। चलो आपने उसको भी प्रिवेंट कर दिया, इसको भी इमैस्कुलेट कर दिया, हटा दिया, लेकिन फिर भी किसी और प्लांट से भी तो पोलन ग्रेन आकर के यहाँ पे लैंड कर सकते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, बैगिंग प्रोसेस करते हैं। बैगिंग का मतलब होता है कि जो हमारी स्टिग्मा है इसको हम कवर कर देते हैं थ्रू अ बैग। वो बैग किससे बना हुआ होता है, एक बटर पेपर का बैग होता है, जिससे हम स्टिग्मा को क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। इसकी बाकी की एक्टिविटीज कुछ रुकती नहीं है, सिर्फ पॉलन ग्रेन यहाँ पर आकर के लैंड नहीं हो पाता है। तो कवर्स द स्टिग्मा टू प्रिवेंट कंटामिनेशन, किसी भी टाइप के कंटामिनेशन से, यानी कि किसी भी अदर टाइप के, अदर स्पीशी, अदर फ्लावर, अदर प्लांट, किसी का भी पॉलन ग्रेन आकर के यहाँ पर लैंड ना करे, इस चीज को हम प्रिवेंट करने के लिए क्या कर देते हैं, बैगिंग मेथड का यूज करते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो डिजायर्ड पॉलन ग्रेन है केवल वही यहाँ पर आकर के जर्मिनेट करें। तो हमने उसको कवर कर दिया। नेक्स्ट प्रोसेस में हम क्या करते हैं, डी बैगिंग। अब मान लो हमारी जो स्टिग्मा है वो मैच्योर हो गई, अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर पॉलन ट्यूब बनाए, हम पॉलन ग्रेन को लैंड करवाना चाहते हैं। तो जो हमारे डिजायर्ड पॉलन ग्रेन से हम उसको पिक करेंगे, हमारे पॉलन ग्रेन को यहाँ पर अगर हमें डालना है स्टिग्मा के ऊपर, तो उसे डी बैगिंग करनी पड़ेगी, यानी कि बैग को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। बैग हटाया, पॉलन ग्रेन को डस्ट किया, फिर हम वापस से क्या करेंगे, जब हमने डिजायर्ड पॉलन ग्रेन को यहाँ पर ऐड कर दिया, रीबैगिंग करेंगे। रीबैगिंग का मतलब क्या होगा, वापस से बैग लगाएंगे, ताकि ऐसा तो है नहीं कि हमने पॉलन ग्रेन एक बार डाल दिया, सेम टाइम पर वो जर्मिनेट कर गए और अब कोई दूसरा पॉलन ग्रेन आकर के यहाँ पर लैंड कर ही नहीं सकता, ऐसा तो नहीं होगा। तो हमको रीबैगिंग करनी पड़ेगी। इसको अगर मैं समराइज्ड वे में बताऊं, तो हमारा जो प्लांट है उसका जो फ्लावर है, हम उसके एंथर को सबसे पहले रिमूव कर देंगे, इसको इमैस्कुलेशन कहते हैं। फिर स्टिग्मा को क्या कर देंगे, हम कवर कर देंगे बैग से। फिर जो हमने डिजायर्ड पॉलन ग्रेन लिया है उसको लाएंगे, बैग को हटाएंगे, पॉलन ग्रेन को डस्ट करेंगे, वापस से उसको रीबैग कर देंगे, ताकि कहीं से और कंटामिनेशन ना हो पाए। इसको आप इस डायग्राम में भी समझ सकते हो, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में। अच्छा, एक बात आप याद रखोगे, जब फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो इमैस्कुलेशन नहीं करना पड़ता, क्योंकि फ्लावर में ऑलरेडी से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही प्रेजेंट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है नहीं, तो उसको रिमूव करने की जरूरत नहीं है। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के स्टेप्स में आप देखो, ये रहा हमारा मेन प्लांट, जिसको हम क्या करवाना चाहते हैं, हमारी मर्जी के पॉलन ग्रेन यहाँ पर ऐड करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ेगी, फर्स्ट स्टेप में इमैस्कुलेशन करना पड़ेगा। इमैस्कुलेशन का मतलब क्या होता है, एंथर को रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ पर जो एंथर है इसको हमने क्या किया, कट कर दिया। सेकंड प्रोसेस में हमने क्या किया, बैगिंग प्रोसेस कर दी, इस तरीके से हमने उसको कवर कर दिया बैग से, ताकि कंटामिनेशन ना हो सके। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जो हमारे डिजायर्ड पॉलन ग्रेन है उनको ला करके हम डस्टिंग कर देंगे, यानी कि हमने पॉलिनेशन करवा दिया। जब इसको डस्ट कर दिया तो वापस से हम क्या कर देंगे, रीबैग कर देंगे, ताकि कोई और पॉलन ग्रेन आकर के यहाँ पर लैंड ना कर दे, फर्टिलाइजेशन ना हो जाए, तो उसको रीबैगिंग कर देंगे। और इस तरीके से हम आर्टिफिशियली जो हमारे डिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जिस क्वालिटी का पौधा हम बनाना चाहते हैं, वो आराम से हम बना सकते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। तो ये थी मेथड हमारी पोलन पिस्टल इंटरेक्शन की, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की। इन द नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे बेटा डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में, ट्रिपल फ्यूजन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। निकिता बायोवर्ल्ड के साथ जुड़े रहिए, और भी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर किसी भी वीडियो में कहीं पर आपको कुछ डाउट लगे तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।